सो वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट था एमटेक का, एंड इट गेव मी द एक्सपोजर दैट आई रियली वांटेड। तो मुझे जो एमटेक के बारे में मिथ्स पहले सुनाई दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं शैटर हो गए थे, और उसके बाद जो भी मेरे पास आता था तो आई यूज्ड टू से कि एमटेक इज़ टोटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड इट चेंज माई लाइफ, एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट रोड। हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्पीक, जहां हम लाते हैं आपके लिए टॉपर्स फ्रॉम गेट एन ईएससी, पीएसयूज एंड वेरियस अदर बैकग्राउंड्स, जो बताते हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और आपको गाइड करते हैं अबाउट द गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड व्हाट टू डू आफ्टर द गेट एग्जाम। सो आज चैंपियन स्पीक में हमारे साथ है रोहन ओरी। ही इज फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। He secured an AIR of 28 in GATE 2017, then completed his master's from IIT Bombay, and currently he is working as a researcher in the Tata Steel. तो जानेंगे कि कैसे उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की थी, क्यों उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज की थी, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो उन्होंने फॉलो की। गेट में 28 रैंक आने के बाद जनरली जो स्टूडेंट्स से पीएसयू चूज करते हैं, बट उन्होंने डिफरेंट पाथ क्यों चूज किया, क्या रीजंस थे, मास्टर्स में उनकी जर्नी कैसे रही, और अब टाटा स्टील में उनकी जो प्रोफाइल है उसमें उन्होंने क्या क्या किया, और आगे उनके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स है। तो उन सब कुछ जानेंगे। बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है सीखने को। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो रोहन, वेलकम टू चैंपियन स्पीक। हेलो सर। हेलो। तो रोहन, काफ़ी अमेजिंग अभी तक आपकी लाइफ जर्नी रही है। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स को आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो चाइल्डहुड अपने जैसे भी रहा है, और जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा उसके बारे में एक बार आप व्यूअर्स को बताओ, सो दैट उनको भी पता लगे कि किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो। So, sir, I actually belong to Delhi, but I have been brought up at various places because my father belongs to army, and I have changed 7-8 schools, but throughout the environment was pretty much studious. And so in 10th, I decided pretty much that I want to do engineering, and in 12th, it was decided that chemical would be that field. And the reason was basically chemical में we have a lot of subjects that were covered in class 11th and 12th, जिसकी वजह से आई थॉट कि केमिकल कुड बी वन फील्ड विच रिलेट्स टू मी, एंड उसमें और अपॉर्चुनिटीज भी खुल के आती हैं विच आई टेल इन डिटेल। सो जैसे फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री आर दोज फील्ड्स जो केमिकल में विच वी कैन परस्यू। एंड बट 12th बीटेक में ऐसा हुआ कि आई गॉट सो इन्वॉल्व विद दिस फील्ड दैट आई रियली वांटेड टू परस्यू इट फर्दर. So then I went for MTech after getting an all India rank of 28 through GATE 2017, and after MTech I got placed there, and I am currently working at Tata Steel as you have mentioned. सो मतलब रोहन, आप मानते हो कि जो भी 10th 11th 12th में आपने पढ़ा था, अभी जो आप करेंटली कर रहे हो, उसमें उस स्टडी का एक काफ़ी बड़ा रोल था। राइट सर, जो मैंने 10th 12th में करा तो वो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे हीट ट्रांसफ़र हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, देन केमिकल रिएक्शन हो गया, काइनेटिक्स हो गया, तो दीज वर ऑल द टॉपिक्स दैट वर कवर्ड इन बीटेक एंड एमटेक ऑल्सो। बीटेक में जो पढ़ा वो एमटेक में एडवांस्ड फॉर्म में पढ़ा उसको, तो वो काफ़ी रिलेटेबल था, इसलिए आई वॉज ग्लैड कि जो मैंने डिसीजन लिया 12th में, इट टर्न आउट टू बी द राइट डिसीजन। ग्रेट। सो रोहन, मैं जानना चाहूँगा कि जब बच्चा बीटेक करता है, 3rd ईयर में आता है, 4th ईयर में आता है, तो हर एक का गोल गेट नहीं होता उस टाइम पे ना। कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई यूपीएससी के लिए कर रहा होता है। सो व्हाट इंस्पायर्स यू कि मुझे गेट ही देना है, गेट में ही जाना है, या कुछ और चूज नहीं करना, या कुछ भी। सो सर एक्चुअली राइटली सो व्हेन आई एंटर्ड माय अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, गेट कहीं भी दिमाग में नहीं था, एंड व्हेन आई केम टू सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ टेक्निकल फेस्टिवल्स. तो आई वेंट टू IIT बॉम्बे, एज़ोट्रॉपी इज़ द टेक्निकल फेस्ट ओवर देयर. देन आई वेंट टू ICT, वहाँ पे वोटेक्स होता है. So through those fest and all, I got to see the details of this field, and वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा कि I really need to know कि और क्या है इस फील्ड के अंदर. एंड वो कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेशन इन दोज टेक्निकल इवेंट्स में जो कॉम्पिटिशन थे उसके थ्रू भी वो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी थी कि इसमें और क्या मैं कर सकता हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट देन आई फाउंड आउट कि ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. तो देन MTech एट IIT बॉम्बे, बिकॉज आई वेंट टू IIT बॉम्बे, तो वहाँ से वो क्यूरियोसिटी जागी, तो इसलिए सोचा कि चलो MTech कुड बी एन ऑप्शन.
एंड फिर एमटेक कैसे करना है, तो गेट वॉज द ओनली वे। तो इसलिए फिर देन आई थॉट कि ठीक है, थर्ड ईयर में आई कैन मे बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, एंड तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई गेट प्रिपरेशन देन ऑनवर्ड्स। सो ये जो आपने अभी बीच में फेस्ट की बात हम्म। की कि आपने कुछ फेस्ट अटेंड किए, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता लगी, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो सर एक्चुअली जब वहाँ पे हम गए तो द एक्सपोजर दैट वी वर गिवन ओवर देयर वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर गेटिंग एट आवर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, ओनली बिकॉज कि वो एक वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे एंड आईसीटी बोथ, एंड वहाँ पे दे हैव दिस प्लेटफॉर्म, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दे हैव दी students which are who are like minded, and that is something which I believe that जो भी IITs हो गए और जो major institutes है, उनका जो USP है that they have people who are like minded and they study together। तो उस वजह से काफ़ी क्या होता है कि आपके like minded people जब मिल जाते हैं तो you can do a lot more activities। वो small town colleges में कहीं ना कहीं you miss those things। एंड सेकेंडली जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है टू लॉन्च योर सेल्फ इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे प्रोवाइड होती है, इट रियली इट टुक मी बाय सरप्राइज, एंड आई रियली फाउंड इट कि अगर मैं यहाँ पे होता हूँ तो आई कैन डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड आई कैन डू मच मोर। तो उस रीज़न से ये सारे 3-4 चीज़ें जो मुझे टेक्निकल फेस्ट के थ्रू मिली, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को काम भी आई। मैं वापस कॉलेज गया तो I was able to use all those things, experiences in my college and do a lot more events over there, and कहीं ना कहीं वो फिर गेट के लिए भी एक सोल रीज़न बना। ग्रेट। सो मतलब कहीं ना कहीं आप रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को कि जब भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, फेस्ट हो या कुछ भी जहाँ पर आपको एक्सपोजर मिले इंटर यूनिवर्सिटी का, इंटर कॉलेज का, तो अटेंड करनी चाहिए डेफिनेटली, है ना। क्या पता कब किस इवेंट से तुम्हें क्या टेक अवे मिल जाए और वो टेक अवे तुम्हारे लाइफ चेंज कर दे, है ना। सो मतलब यू ऑल्सो अटेंडेड मोड इंडिगो व्हाइल यू वर इन आईआईटी बॉम्बे। sir, I was more of a technical guy, so I used to attend technical festivals, but Okay. definitely when I was at IIT Bombay तो मैंने मूड इंडिगो के फिर काफ़ी फन लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो रोहन, तुमने जब गेट की प्रिपरेशन की थी तो अपने कॉलेज के साथ में की थी, है ना। फोर्थ ईयर के साथ साथ, थर्ड ईयर के साथ साथ आपने गेट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे अभी, बहुत सारे व्यूअर्स है ना, जो कि कॉलेज के साथ साथ, जॉब के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करते हैं और उन्हें बड़ा चैलेंज आता है टाइम का। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की कॉलेज के साथ, आपने कैसे टाइम मैनेज किया, थोड़ा उसके बारे में व्यूअर्स को बताओ। राइट सर, टू बी ऑनेस्ट टफ था एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ क्लब एक्टिविटीज़ इन माई कॉलेज। तो वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया या फिर फेस्ट ऑर्गेनाइज करना हो गया, तो उसमें टाइम जाता है। एंड आई ऑल्सो यूज टू अटेंड अ लॉट ऑफ क्लासेस बैक देन, तो उसमें भी अटेंडेंस के लिए टाइम जा रहा है। तो टाइम इज़ लिमिटेड, 24 आवर्स ही है, उसमें से आपके 6 to 7 8 आवर्स आपके स्लीप में चले जाते हैं, एंड देन 3-4 आप खाने में चले जाते हैं। तो फिर देन जो रिमेनिंग टाइम बचता है तो वो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्मार्ट वर्क करिए। एंड आई बिलीव कि टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क ये दो ऐसे मूल मंत्र है जिसके थ्रू यू कैन क्रैक एनी थिंग बेसिकली। इसको अगर आपने इस पर अगर ग्रिप बना ली हो तो आई वुड से कि ये दो चीज़ें थी उस टाइम पे, ये दो पिलर्स थे विच हेल्प मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। एंड आई यूज़ टू इन्जॉय ऑल्सो। मैं 5 days जब कॉलेज जाता था तो आई यूज़ टू जस्ट रिलैक्स एंड इन्जॉय माई कॉलेज टाइम। कॉलेज में बस कॉलेज का काम करना, घर आके जब गेट का काम हो तो बस गेट का काम करना। एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट आई वॉज एबल टू गेट द रिजल्ट दैट आई वॉन्टेड। ग्रेट। तो रोहन, जैसे आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट इज द मूल मंत्रा, सो टाइम मैनेजमेंट में क्या आपका शेड्यूल रहता था डेली का, वीकली का शेड्यूल रहता था, किस तरह से आप अपनी 24 आवर्स मैनेज करते थे, उसके बारे में एक बार व्यूअर्स को बताओ। सो सर, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे एज यूजुअल कॉलेज इज ऑफ 8 to 9 hours। 9 o'clock वी एंटर द कॉलेज, क्लासेस स्टार्ट होती है, एंड 5 o'clock I used to get out. So 9 to 5 nothing about gate, but afterwards coming back to home there were quite a few things that I really practiced. For example, मेरे 5 pillars थे again to be successful. First one, successful especially in gate, first one was PYQs, previous year questions करना ज़रूरी है। Secondly, coaching notes, कोचिंग में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो आप ठीक से उसको उतार लो, क्लासेस रेगुलरली कर लो। थर्ड वॉज शॉर्ट नोट्स, उसको 1-2 पेज में कन्वर्ट कर लो सो दैट इट विल लेटर हेल्प यू फॉर रिविजन। फोर्थ वॉज बुक पॉइंट्स, बिकॉज कोचिंग में जो कराया जा रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ गुड रैंक, बट लेकिन वो क्रीम वाली रैंक लाने के लिए देर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन एक्स्ट्रा, तो वो बुक पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड फिफ्थ इज आपका फिर देन
ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। तो बेसिकली जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच यू आर एबल टू डू, लेकिन आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो वो मैं एक जगह पे उतार लेता था। एंड ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे बिल्कुल नहीं हिलते थे, तो वो भी मैं एक जगह पे उतार लेता था। एंड दिस आई यूज़ टू मेंटेन इन अ कॉपी। मैं कॉपी में इसको मेंटेन करता था विद अलॉन्ग विद माई बुक पॉइंट्स। तो बेसिकली ये 5 पिलर्स का एक 5/10 का मैट्रिक्स हो जाता था। 10 मेजर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स एंड एप्टी भी उसको अलग से रखता था। तो 10/5 का मैट्रिक्स में मैं जितने टिक लगा सकता था टिल नवंबर, दैट वाज माय प्लान। तो दिस होल प्रिपरेशन वाज लाइक अ मशीन कि मैं इमोशंस को कितना साइड हटा के प्रिपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशंस आने की वजह से आप ऊपर नीचे हो जाते हो, और वो फिर वो हार्मोनल इम्बैलेंस बोलो क्या बोलो, वो आपका प्रिपरेशन इफेक्ट होता है। तो नवंबर के बाद के फेज में आपको जितना इमोशंस ला सकते हो दैट वुड बी गुड, बट उससे पहले मशीन की तरह आप मटेरियल अपना रेडी कर लीजिए। उसके बाद फिर आपके पास दिसंबर जैन फेब में आपके पास मटेरियल क्या रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेंगे 20-30 पेजेस के जितने आपके रहेंगे। देन आपके पास एक कॉपी रहेगी जिसमें आपके बुक पॉइंट्स लिखे रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, एंड रिमेनिंग हाफ में यू विल बी हैविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये चीज़ मैंने 2 महीना एक मेडिसिन की तरह सुबह और शाम रोज़ लेता था। और बीच में थ्रू आउट द डे आई यूज टू देन गो टू कॉलेज, या फिर कॉलेज में कोई काम नहीं तो आई यूज टू डू क्विक रिविजन, कोई कॉन्सेप्ट देख लिया। तो दिस वॉज दी हाउ आई वॉज एबल टू मैनेज माई टाइम। सो गाइज, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, जैसा रोहन ने बताया। PYQs, कोचिंग नोट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि रोहन ने बताया कि मटेरियल अपना रेडी हो। अब मटेरियल इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको मटेरियल रेडी करना है, पढ़ के रेडी करना है ना। सिर्फ ये नहीं कि क्लास नोट्स देख लिए, क्लास नोट्स में से देख देख के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, समझने हैं, रिवाइज करने हैं, और उसके बाद जब आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप किसी सब्जेक्ट में खुद को कंफर्टेबल समझ लोगे, एंड देन यू कैन मेक द शॉर्ट नोट्स। और जब आपका सिलेबस पूरा होगा तो वही शॉर्ट नोट्स है जो आपकी हेल्प करेंगे। और येस, ऑब्वियसली द टेस्ट सीरीज जो कि आपको परफेक्ट बनाती है किसी भी चीज़ के अंदर। ओके, तो रोहन, कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते करते ना बच्चों की मोटिवेशन डाउन हो जाती है ना। पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मोटिवेशन अंदर से नहीं आ पाता, इंस्पिरेशन लॉस फील करते हैं बच्चे कई बार। ग्राफ हमेशा प्रिपरेशन का साइनोसोडल ही रहता है ना। बच्चे चाहते तो रैंप है कि बढ़ता रहे, बट होता साइनोसोडल है। तो आप क्या करते थे? बिकॉज आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन डाउन है, और अगर ऐसा होता था तो तुम क्या करते थे उसके लिए? तो सर मेरा जनरली बीटेक में ये मानना था कि मोटिवेशन के लिए 2 जगह से मोटिवेशन मिल सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वाले में मैं मोस्टली यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, या फिर किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी देख ली, तो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। बट लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट रहता है कि आप फटाफट मोटिवेट हो गए, आपको इंजेक्शन लग गया मोटिवेशन का, फिर आप 1-2 घंटा कर लोगे, देन फिर आप वापस से अपने लो फेज में आ जाओगे। एंड बट जो इंटरनल वाला है उसका मैंने ये देखा कि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो वो मैंने कहीं ना कहीं बुक्स के थ्रू लोगों की बातें सुन के पता चला कि ये लॉन्ग लास्टिंग इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। एंड ये कैसे जनरेट होता है, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। तो जो मैं टेक्निकल फेस्टिवल्स में जाता था, खुद को रिप्रेजेंट करता था, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था, तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस जो गेन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं मैंने उसको ट्रांसलेट करा इन माई गेट प्रिपरेशन। और वो मुझे कहीं ना कहीं फिर वो लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन देता था कि हाँ, कि आई हैव डन गुड एट सम अदर पार्ट ऑफ माई कॉलेज लाइफ और एट सम पार्ट ऑफ माई स्कूल। तो वो मोटिवेशन वहाँ से लेके आई यूज टू ट्रांसलेट कि आई कैन डू मच बेटर एंड आई कैन डू मच मोर व्हेन इट कम्स टू गेट और व्हेन इट कम्स टू एनी अदर एरिया इन माई लाइफ। तो वो उस फेज को मैंने इस तरह टैकल करा था। ग्रेट। सो गाइस, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मोटिवेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और जहाँ तक रोहन ने बात की इंटरनल मोटिवेशन की, सो जब आपका गोल क्लियर है ना कि यार मुझे गेट क्रैक करना है और इस रीज़न से क्रैक करना है, ये मेरा रीज़न है। दैट रीज़न कैन बी गेटिंग ए गुड जॉब, कैन बी सर्विंग योर पेरेंट्स, डूइंग समथिंग फॉर देम, कैन बी डूइंग समथिंग गुड इन योर करियर, और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका गोल क्लियर है ना, तो वो इंटरनल मोटिवेशन अपने आप अंदर से आता है, और फिर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की, किसी यूट्यूब पे वीडियो देखने की नीड पड़ती भी नहीं है। और अगर वो इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है ना कहीं टफ तो हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है गेट से, तो व्हाई नॉट, आप उसको परस्यू करो। और अगर नहीं है तो फिर यही आपकी मोटिवेशन है कि अच्छे से गेट कर लो, अच्छा करियर बन जाएगा, है ना। नहीं तो फिर दोबारा पूछोगे सर क्या करें, तो सर तो ये बोले कि कर लेते यार भाई, है ना। तो अभी कर लो, अभी टाइम है। तो रोहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो लास्ट फेज है गेट एग्जाम के, लास्ट के 4 मंथ्स रह गए हैं, तो लास्ट के 4 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी, है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे उससे
रिलेट करेंगे और समझेंगे कि लास्ट के 4 महीने में क्या करना चाहिए। तो आपने लास्ट के 4 मंथ्स में क्या किया था? तो सर बेसिकली जब मैं एक थोड़ा बिगनिंग में लेके जाऊंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था गेट मेरा जैसे 1 साल बाद है, तो मैंने 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। तो जैन से लेके नवंबर तक का जो महीने थे, उसमें तो मटेरियल रेडी हो रहा था कोचिंग के थ्रू और थोड़ा सेल्फ बेसिस पे। बट कहीं ना कहीं ये जो जर्नी थी, इसमें एक इफेक्ट है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो इस इफेक्ट में सर ये रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका कॉम्पिटेंस, आपके सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस कितना है, वो एक ग्राफ है। और वो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी से काफ़ी मैंने रिलेट करा। वो कैसे करा कि जब मेरी जर्नी गेट की स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को एक बूस्ट आया कॉन्फिडेंस का कि क्वेश्चन हो रहे थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस का बूस्ट आया और मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा। बट जैसे ही वो मैं और क्वेश्चंस करता रहा और टॉपिक्स मुझे टैकल होते रहे, तो कहीं ना कहीं वो वैसे क्वेश्चंस भी मिले जो क्रीम डिसाइड करते हैं, जो टॉप रैंकर्स डिसाइड करते हैं, या फिर जो अच्छे रैंक्स डिसाइड करते हैं। तो वो क्वेश्चन जब मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्राफ नीचे आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं जब मैं और ज़्यादा कॉम्पिटेंस गेन कर रहा था सब्जेक्ट में, तो मेरा कर्व नीचे आने लगा और मैं एक लो फेज़ में आ गया। तो वो लो फेज़ जनरली वो आया मेरे को नवंबर में, और वो ऐसा टाइम था जब मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करा था। तो उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ करना कि ये इस फेज़ को या तो मैं लेके बैठ सकता था, या फिर मैं इस फेज़ से लर्निंग्स लेके उसको उस पर काम कर सकता था। तो एट दैट टाइम देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, एंड उसके बाद फिर जो मेरा कर्व गया वो ऊपर की तरफ गया, एंड देन आई हैड टू मैनेज कि ये जो मेरा पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा गेट एग्जाम इसी टेंजेंट पे आए। अगर वो वापस से नीचे वाले में आता, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी बैड, नॉट अ गुड थिंग। तो उसके लिए नवंबर टू फेब में बेसिकली, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कि रिविजन तो करनी है। प्लस अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपने अभी तक अनरेड छोड़ा हुआ है, तो उसको किल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार हम डर जाते किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक से, उसको छूते नहीं है जस्ट बिकॉज हम लोग ने कभी उसको देखा नहीं होता है। एक बार आप देख लोगे, उसको गो थ्रू कर लोगे, तो वो चीज़ें फिर आसान लगने लगती है फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड रीडिंग में। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर करे उस टाइम पे जो मेरे को जिनका डर था। एंड फाइनली मैंने उस टाइम पे टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से। तो वो टेस्ट सीरीज ने काफ़ी हेल्प करा। तो ये दो तीन पॉइंट्स थे जो उस फेज़ में मुझे काफ़ी हेल्प करे, और फाइनली वो ग्राफ ऊपर की तरफ लेके गया। ग्रेट। सो गाइस, जैसा कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बोला जाता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और मास ट्रांसफर में बोलते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वही चीज़ कंट्रोल करती है। तो आपकी गेट प्रिपरेशन जर्नी को भी वो चीज़ लिमिट कर सकती है जिस चीज़ में आप वीक फील करते हो। जैसा रोहन ने बोला कि जो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे ना, मैंने उन पर काम करना शुरू कर दिया, और मैंने ये पूरी ट्राई की कोई भी पॉइंट मेरा वीक पॉइंट ना हो। जनरली क्या होता है, बच्चे मास ट्रांसफर करते हैं, पूरा मास ट्रांसफर अच्छे से कर लिया, ह्यूमिडिफिकेशन वीक है, हीट ट्रांसफर अच्छे से कर लिया, इवापोरेटर नहीं पड़ा, रेडिएशन नहीं पड़ा, लाइक दैट कई बार सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है। सो देयर शुड बी नो वीक लिंक, कोई भी वीक लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे हो तो फिर पूरा अच्छे से करो। ओके, जिस साइड पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, अगर आपने उस साइड के रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो चल रही है, अगर उसको फास्ट बना दिया, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को भी फास्ट बनाया जा सकता है। और यही गेट जर्नी में रोहन ने किया, यही गेट जर्नी में आपको भी करना है। ठीक है। और हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही एक और प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है काउंटर करंट का। हम काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं, डिस्टिलेशन भी काउंटर करंट है। तो हम देखते हैं कि काउंटर करंट ऑपरेशन जब भी यूज करते हैं ना, हमें सेपरेशन ज्यादा मिलती है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, स्टेजेस कम हो जाते हैं। तो वही काउंटर करंट स्ट्रेटेजी व्हाई नॉट टू अप्लाई इन योर प्रिपरेशन, है ना। तो प्रिपरेशन में कैसे अप्लाई करें कि जो चीज तुम्हारी वीक है उसको तुम पहले रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम रिवाइज करना शुरू करोगे उस टाइम पे एनर्जी है, फ्रेश मूड है, और तुमने स्टार्ट क्या किया जिस चीज में तुम सबसे कम कंफर्टेबल हो। फिर टाइम के साथ साथ तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी, तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स भी तो ईजी है। तो आसान सब्जेक्ट्स को तुम कम एनर्जी से भी रिवाइज करोगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन वीक सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वहाँ तुम्हारी एनर्जी डाउन हो रही है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, अच्छा लेवल आता जा रहा है, आसान लेवल आता जा रहा है। तो काउंटर करंट रिवीजन को आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। और जैसा रोहन ने बताया कि कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कॉम्पिटिटिव अगर आप बनते हो किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट को लेके कॉम्पिटिटिव, कि हाँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता,
तो कॉन्फिडेंस फिर अपने आप आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको कन्वर्ट करना है अपने कॉम्पिटेंस में, है ना। और सब्जेक्ट्स के बारे में और थोड़ा पढ़ो, जैसे रोहन ने बताया बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो बुक पढ़ो, बुक पढ़ के आपको नई नई चीज़ों का पता लगेगा। ऑब्वियसली टाइम होना चाहिए उसके लिए, रोहन ने 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, सो दैट इज़ द राइट टाइम। सो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से जो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दिस इज़ द राइट टाइम। डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल डे, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज जितना पहले पढ़ना शुरू करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। रोहन, आपने बीच में एक बात की नोट्स की, कोचिंग के नोट्स की बात की, बुक नोट्स की बात की, शॉर्ट नोट्स की बात की, तो ये नोट्स लिखने का क्या तरीका था, कैसे आपने खुद के नोट्स बनाए? राइट, तो सर इसका आंसर तो स्ट्रेट एंड सिंपल है। ये मेरे को आप ही से पता चला था, बिकॉज क्लास में यू यूज़ टू टेल अस कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस, एंड यूज़ टू आल्सो मॉनिटर कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना रहे हैं। तो कोचिंग के नोट्स तो जैसे फॉर एग्जांपल मास ट्रांसफ़र के तो 100 पेजेस के हो जाते थे, एंड उसको फाइनल डे तक रिवाइज करने में काफ़ी एफर्ट जाएगा। तो फॉर दैट पर्पज शॉर्ट नोट्स वर वेरी हैंडी। शॉर्ट नोट्स बेसिकली मैं डिफरेंट पेन्स का यूज़ कर सकते हो जस्ट टू मेक दोज नोट्स वेरी डेकोरेटिव। आप उसको बेसिकली एक मोस्टली मैंने क्या देखा है सर कि हम लोग शॉर्ट नोट्स बना तो लेते थे लेकिन हम उसको रख देते थे। उसका मेन पर्पज़ है आप उसको जितना रीड कर सकते हो उतना उसकी फ़ायदा है। तो रीड करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि अगर हम ब्लू पेन से लिख देंगे तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट नहीं करता है हमें। तो अगर लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का यूज़ करेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपील करेगा और हम उसको गो थ्रू कर लेंगे। तो एक ये वन ऑफ द हैक्स था जो यूज़ किया था फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। एंड दूसरा सर कि उसको जितना क्रिस्प बना सकते हो वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि क्योंकि लास्ट के 2-3 मंथ्स में इफ़ आई हैव टू गो थ्रू दीज 20-30 पेजेस ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो मैं जितना इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर सकता हूँ इन पेजेस में विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर गेट प्रिपरेशन, तो दैट वुड बी वेरी गुड। तो फॉर्मुलेस तो करते ही था, प्लस 1 लाइनर 1 मार्क्स वाले जो भी हो सकते थे, तो आई यूज्ड टू पुट दैट इन स्मॉल हैंड राइटिंग्स, ताकि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा ये मानना था अगर वो मैंने उस पेज पे लिख दिया और अगर मैं उसको 2 मंथ्स पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी वाइल आई एम गिविंग गेट। और अगर मैंने उसमें नहीं लिखा है तो वो कभी नहीं रहने वाली, क्योंकि वो मैं कहीं उसको ढूंढता तो फिरूंगा नहीं लास्ट 2-3 मंथ्स में। तो आई टू फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई टू पुट एवरीथिंग ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। ग्रेट। सो गाइस, जैसे आपने कई बार ये रियलाइज़ किया होगा कि आप काम के लिए बाहर गए हो और वापस घर पे आए तो घर बिखरा हुआ है ना, चादर यहाँ पड़ी है, बेड वहाँ है, चीज़ें यहाँ बिखरी हुई है, आपका रूम में आने का मन नहीं करेगा। बट इसी के ऑपोजिट जब आप वापस आए घर पे और घर बिल्कुल साफ सुथरा है, आपका अपने आप ही अच्छा फील गुड होता है ना। नोट्स के साथ भी ऐसा ही है, अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, साफ हैंड राइटिंग में, डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन के साथ, सो पढ़ने का मन करता है खुद से ही, है ना। मेरे नोट्स है, अच्छे नोट्स है, एक अंदर से फीलिंग आती है, हैप्पी फीलिंग। और दूसरी तरफ नोट्स बना दिए, कोई कहा जा रहा है, कुछ कहा क्या, मतलब अजीब सी हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जैसा रोहन ने बताया कि ये चीज़ बिल्कुल आप भी अप्लाई करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्रिस्प नोट्स हो, है ना, कि कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, कोई इंपॉर्टेंट अजम्पशन रिलेटेड टू एनी डेरिवेशन, रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डेरिवेशन, एनी इंटरमीडिएट स्टेप इफ यू फील इज इंपॉर्टेंट, पुट इट देयर, फॉर्मूलास ऑब्वियसली आर देयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो, और जब भी आप कोई क्वेश्चन करो, आपको लगे कि ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मतलब इसको करके कुछ मैंने सीखा, तो वो चीज़ सीखी, जो चीज़ आपने सीखी, वो टिप्स, वो ट्रिक, जो भी वो मेन पॉइंट था जिसने उस क्वेश्चन को अलग बनाया, वो पॉइंट भी आप नोट्स में डाल दो, सो दैट मेक्स द नोट्स क्रिस्प। और अगर उन्हीं नोट्स को बार बार प्रिपरेशन करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपको याद रहने वाली है। ग्रेट। सो रोहन, मेंटोर की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रहती है हमेशा, है ना, क्योंकि जो पाथ हम चलना चाहते हैं, अगर उस पाथ पे कोई मेंटोर पहले से चला हुआ है कोई पर्सन, तो वो अच्छे से गाइड कर सकता है। सो आपकी लाइफ में आप क्या मानते हो कि कौन मेंटर थे, किसी ने बहुत अच्छे से गाइड किया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर इन द लाइफ? राइट सर, मेंटर का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली इट्स अटमोस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब अच्छे फेज में होते हो तो यू डेफिनेटली डू गुड, बट लेकिन जब आप बैड फेज में होते हो और डाउन फेज में होते हो देन यू रिक्वायर समवन। तो वो मेंटर जिसने वो फेस गो थ्रू करा होता है, तो ही और शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट केस, एंड डेफिनेटली हमें अप्रोच करना चाहिए उन लोगों को। आई वॉज अ लिटिल शाय ड्यूरिंग बीटेक एंड एमटेक ऑल्सो। एमटेक में थोड़ा मैं खुल गया था, बट बीटेक में आई यूज टू लिसन केयरफुली टू ऑल माई फैकल्टी मेम्बर्स, एंड कोई भी पॉइंट इफ आई टू लिसन टू कि जो मुझे लगता था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिलेट टू इट, तो वो मैं अपने मेंटल नोट बना लेता था। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग में यू एंड अदर फैकल्टी मेम्बर्स
स्पेशली यू यूज टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव वाइब इन द क्लास, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमिज्म जब दिखता था क्लास में, एंड यू यूज टू मोटिवेट अस कि नहीं ये गेट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उसका जो हवा बना पड़ा है वो ऐसा है नहीं, तो वो मॉन्स्टर जैसा नहीं है, यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। तो वो घर जाके वो एक्स्ट्रा 1 आवर 2 आवर्स की जो मोटिवेशन डेली बेसिस पे मिल जाती थी, तो वो सफिशिएंट होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, और कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड भी होता था। सेकेंडली, सिमिलरली कॉलेज में आई यूज टू गो टू 9 to 5, तो वहाँ पे भी देयर यूज टू बी दिस वन प्रोफेसर जिन्होंने लास्ट के फ्यू मंथ्स में ही मेड अस प्रॉमिस की promises which what is the rank you are aiming for. So at that point I wasn't aiming for any rank, I was just aiming for doing good in GATE, but लेकिन ये doing good in GATE is very vague. तो he made us promise कि आप एक रैंक डिसाइड करो, एंड दिस वे यूल बी सेइंग इट आउट इन द ओपन, तो यूल बी मेकिंग अ प्रॉमिस टू एवरीबडी आउट देयर। आप मुझे भी प्रॉमिस तो कर ही रहे हैं, फैकल्टी जो थे उनको, प्लस आप अपने दोस्तों को भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मन में जाके घर करके बैठ गई थी कि तो उस टाइम पे आई मेड अ प्रॉमिस दैट आई विल गेट अ सिंगल डिजिट। आई विल से आई शुड हैव सेड कि मैं 1 लाऊंगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस 1 अगर बोलने में नहीं आ रहा तो वो लाने में भी नहीं आएगा, तो इसलिए वो सिंगल डिजिट मैंने बोला, एंड मैं फॉल बैक करा 2 डिजिट पे। तो वो अगर आप एम ही अच्छा नहीं करोगे तो वो आपका फॉल बैक तो होता ही है, एंड 1 भी करना है तो आपको 1 की जगह आपको बहुत रेपिटेटिव 1 लाना पड़ेगा, मतलब 3 बार 1 लाओगे तब आपका 1 बार 1 आएगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात थी उनकी जो काफ़ी हिट करी थी, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से प्लान करी थी। एम एट द रैंक, रैंक पे एम करना बड़ा ज़रूरी है, और जब आप रैंक पे एम करते हो तो फिर उसके लिए मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। कई बार हम रैंक पे एम तो कर लेते हैं, बट वो सोचते रहते बस हाँ रैंक 1 आएगा 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 आएगा, बट उसके पीछे की जो मेहनत है वो हम करना भूल जाते हैं। सो रोहन ने ना सिर्फ रैंक पे एम किया, बट ये उसके लिए मेहनत भी की, उसके लिए खुद को डिजर्विंग बनाया, और अल्टीमेटली ही गॉट द डिजायर्ड रैंक। सो यू हैव टू डिजर्व फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन डिजायर। सो ग्रेट रोहन। तो रोहन मुझे बताओ कि अभी जैसे स्टूडेंट्स है गेट की तैयारी कर रहे हैं या लास्ट के कुछ मंथ्स बाकी है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अभी से शुरू कर देनी चाहिए, है ना, लाइक आखिरी के 3 महीने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं करते और उन्हें कर देना चाहिए जिससे उनके रिजल्ट्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए? वो टेस्ट सीरीज हो सकती है या कुछ भी आपके अकॉर्डिंगली, कुछ भी ऐसी चीज़ जो अभी शुरू करना सही रहेगा। तो अभी तो सर फर्स्टली तो टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली है। टेस्ट सीरीज आप राइट टाइम है अभी स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज टेस्ट का सर मेन पर्पस ये भी है कि आप उसका वो आपका टेम्परामेंट डेवलप करता है। तो मोस्टली गेट जैसा एग्जाम वापस से रेप्लिकेट तो नहीं हो सकता टेस्ट सीरीज में, बट लेकिन वो टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस है आप उसके मार्क्स देखो, साइड में रखो, बट उस मार्क्स से आपकी क्या मिस्टेक्स और लर्निंग्स है वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दैट रीज़न अभी अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे तो आपके पास एम्पल टाइम मिलता है टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, और आप अपना एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी भी आप कहीं ना कहीं वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो फर्स्टली तो डेफिनेटली वो है। सेकेंडली अगर किसी के शॉर्ट नोट्स रिमेनिंग है तो उसको सबसे पहले फटाफट दे नीड टू कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, बिकॉज वो मोस्टली लोग उसमें लिंगर करते हैं, बट इफ़ दे डोंट लिंगर तो वो काफ़ी हेल्पफुल है लास्ट के फ्यू डेज़ में। एंड उसके अलावा सर गेट सिलेबस ठीक से देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि कभी कभार ऐसे एक एक कुछ पॉइंट्स गेट सिलेबस में लिखे रहते थे, बट दे आर नॉट आस्क्ड रेगुलरली इन द एग्जाम, बट लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वो पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ के क्वेश्चन दे देता था, तो आई यूज टू गो थ्रू दैट सिलेबस अ लॉट। एंड अभी सभी को पता ही होगा कि गेट एग्जाम कहाँ से आने वाला है, तो एक बार आप उस इंस्टीट्यूट का पुराने पेपर भी देख लोगे और उसको एनालाइज कर लोगे कि उस इंस्टीट्यूट की क्या मेथोडोलॉजी रहती है वाइल मेकिंग द पेपर, तो आपको एक आइडिया गेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे आईआईटी रुड़की ने बनाया था एज फार एज आई रिमेंबर, तो वो उसका 2008 या 9 का पेपर था, बिकॉज आई रिमेंबर 8 ईयर्स में इट यूज टू रिपीट। तो वो पेपर काफ़ी रिलेटिवली ईजी आया था उस टाइम पे भी, तो एक आइडिया मिल गया था कि हाँ दिस टाइम ऑल्सो इट विल बी ऑन द सेम लाइन्स। तो एक वो मे बी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टूवर्ड्स लास्ट एंड मंथ्स। एंड फाइनली आई वुड से कि अगर बुक नहीं देखी है तो एक बार बुक को गो थ्रू कर लो, मे बी क्विकली या किसी के थ्रू हेल्प लेके, बट लेकिन वो बुक के पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 मार्कर्स में जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं एंड लेंथी होते हैं, बट 1 मार्कर जो रहता है वो जनरली इट कम्स फ्रॉम दी बुक्स जो या कोचिंग के ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं जो कोचिंग में कवर हो जाते हैं, तो उनके लिए बुक कैन बी हेल्पफुल। तो ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। ग्रेट यार। सो गाइस जितने भी पॉइंट्स रोहन ने भी बताए हैं, है ना, चाहे वो शॉर्ट नोट्स मेकिंग हो, गोइंग थ्रू द बुक हो, टेस्ट सीरीज हो, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना
एंड मैं चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट भी करो। रोहन, जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज आखिरी के 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो बच्चों को ये तो समझ आ गया कि इंपॉर्टेंस है और देना भी चाहिए, बट देने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो सर पहला तो सर ये टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा क्लोज टू द रियल इन्वायरमेंट हो उतना बेटर है। तो उसके लिए व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू गो टू माई कॉलेज, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे आई यूज टू सिट इन दी लाइब्रेरी 3 hours। आई यूज टू प्रेफर कि अगर मॉर्निंग में आई कैन टेक आउट टाइम, तो 9 to 12 या 10 to 1 का आई यूज टू सेट दी टाइम, एंड वाटर बॉटल लेके आई यूज टू गो देयर एंड जस्ट टू गेट द फील। तो वो एक अच्छा एक प्रैक्टिस होता है। सेकेंडली वहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर यू कैन यूज़, तो अपना खुद का कैलकुलेटर जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हो दैट वुड बी बेटर। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ का सर, अगर इफ़ यू समटाइम्स अर्लियर व्हाट आई यूज टू फेस वाज दैट कि 3 hours में कंसंट्रेशन लैप्स काफ़ी आ रहा था। फॉर दैट रीज़न व्हाट आई डिड, आई यूज टू सिट फॉर 2 tests इन अ डे, एक एक घंटे या 2 2 घंटे के गैप में, सो दैट मैं अगर 6 hours बैठ सकता हूँ तो 3 hours मेरे लिए देन विल बी अ चाइल्ड्स प्ले। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करा उस स्ट्रैटेजी ने। एंड थर्डली आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। फाइनली आई ऑल्दो आई decided to go from question 1 to question 65 in that order only, but वो काफ़ी परमिटेशन कॉम्बिनेशन, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, 2 markers 1 markers पहले करना है, तो वो स्ट्रैटेजी टेस्ट सीरीज में आप डेवलप कर सकते हो। एंड फाइनली टेस्ट टेकिंग अप्रोच तो आप रखिए, उसमें आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा, बट उसके बाद वो 3 घंटे के बाद जो रेस्ट ऑफ द डे है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसका एनालिसिस करिए। एंड वो जब एनालिसिस करेंगे वो थॉरो होना चाहिए। बिकॉज मैं क्या करता था सर, व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू राइट ऑन ऑल माई मिस्टेक्स। तो मैं वो मिस्टेक्स को एक कॉपी में रोज़ पढ़ता था। एंड इससे क्या होता था कि अगर कोई मिस्टेक बहुत रिकरिंग है, बार बार आ रही है, तो वो अवॉइड हो जाती थी। अगर कोई न्यू मिस्टेक है तो मैं चाहता था कि जितनी मिस्टेक्स मैं प्रैक्टिस में कर लूँ ताकि बैटल ग्राउंड में आई शुडेंट डू दैट मिस्टेक। तो वो मोस्टली हेल्पफुल थी, क्योंकि आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दी टेस्ट सीरीज, बट वो गेट एग्जाम में हेल्प मी आउट, बिकॉज गेट एग्जाम में आई डिडंट गेट अ नेगेटिव। तो वो एक अच्छा पॉइंट था जो मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन था कि मैंने जो प्लान किया था इट वेंट आउट वेल। तो एनालिसिस पार्ट इज देयरफॉर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना? एंड रोहन इज द एग्जांपल कि बार बार टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालाइज किया, मिस्टेक्स पे फोकस किया, है ना? बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी मिस्टेक्स का रजिस्टर बनाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन गलतियों पे फिर इम्प्रूव अपॉन करते हैं कि वो गलती मुझसे बार बार रिपीट ना हो। और एक्चुअल गेट एग्जाम से पहले, एक्चुअल बैटलग्राउंड से पहले इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो मिस्टेक्स खत्म ही हो जाती है। तो यही आपको भी करना है गाइस, कुछ ऐसा ही करना है ना? और रोहन ने जो भी बताया इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी जर्नी में। सो रोहन, मैं जानना चाहूंगा कि वो एक चीज क्या है जो कि आप मानते हो कि गेट को क्रैक करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए? व्हाट इज द कोड, सक्सेस मंत्रा या सक्सेस कोड क्या है गेट को क्रैक करने का? 2 चीज़ें मेरे हिसाब से जो मुझे क्लास से पता चली है बिकॉज ऑफ यू एंड अदर टीचर्स। फर्स्टली पर्पस, कि करना क्यों है। बिकॉज आई रिमेंबर जब पहली बार क्लास में आपने पूछा था कि वाई क्या है, तो मेरे पास उस टाइम पे आंसर नहीं था। बिकॉज सुनी सुनाई या देखते हुए हम आ गए थे क्लास में, और गेट का एग्ज़ाम देने के लिए हम सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं वो जब वो वापस घर जाके उसका सोचना पड़ा और उसका रीज़न फाइंड आउट करना, तो इतनी आसानी से तो मिला नहीं उसको। थ्रू द प्रोसेस वो धीरे धीरे इट केम टू मी कि हाँ करना क्यों है, विच टर्न आउट टू बी एमटेक। तो दैट वाज देन डिसाइडेड। उसके बाद फिर सेकंड था कि अब करना कैसे है, दी हाउ पार्ट। तो हाउ पार्ट में काम रिलेटिवली इजी हो गया बिकॉज दी वाई वॉज डिसाइडेड, तो वो ड्राइविंग फोर्स तो आ गया था। बट हाउ के लिए फिर भी करना ज़रूरी है। एंड स्पेशली गेट एग्जाम ऐसा है कि वो सिलेबस वाइड है, तो आप हैपेजेड वे में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप ये कर रहे हो फिर वो कर रहे हो, बट एक मेथड देना बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ पे वो मेथड मुझे हेल्प मिला, वो भी क्लास से ही मैं बोलूँगा कि आई गॉट द सोल्यूशन विच वॉज पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए वॉज द पॉइंट आई एम करेंटली इन। तो अभी जो भी लोग हैं, इफ़ दे कैन डू अ रियलिटी चेक कि आज, बिकॉज यू नो कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आया जाता है, तो आई यूज टू डू इट रेगुलरली आफ्टर एवरी वीक। तो मैं क्या करता था, पॉइंट ए, अभी जैसे मेरा मास ट्रांसफर से इट कम्स 8 to 10 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से 8 मार्क्स, तो आई यूज टू सेट माई पॉइंट ए रिगार्डिंग कि मैं अभी कितना कॉन्फिडेंट हूँ फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स अभी एट प्रेजेंट। एंड मेरे को एक रियलिटी चेक मिल जाता था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम एट 40 out of 100 राइट नाउ। तो मेरा एम तो है आई हैव टू गो टू IIT बॉम्बे, तो उससे मेरे को पॉइंट बी जाना है, तो मे बी 70 रैंक इज अ गुड, 70 मार्क्स और 75 मार्क्स इज अ गुड पॉइंट बी। तो उसके लिए हाउ कैन आई इंक्रीज माई मार्क्स। तो वो एक
मेथड प्रैक्टिस करने से इट हेल्प मी, बिकॉज अगर मैं CRE में 6 out of 8 पे हूँ अभी एंड आई वांट टू गेट टू 70-75 मार्क्स, तो CRE इजंट द गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट टू दोज मार्क्स, बिकॉज 6 से 8 जाना मुश्किल है कंपेयर टू अगर आप किसी सब्जेक्ट में 2 out of 8 पे हो अभी, जो बिल्कुल ही आपका अनटच्ड है और आप वीक है, तो वहाँ पे आप मेहनत करोगे तो आपको 2 से 5, 2 से 6 पहुँच जाओगे। तो वो स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क करके वो काफ़ी टाइम सेव हुआ उसमें एंड काफ़ी टॉपिक्स भी जल्दी जल्दी किल हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर वो पॉइंट A से पॉइंट B जो मैंने रखा था, आई केम टू दैट ऑलमोस्ट आई टच्ड इट, तो वो काफ़ी अच्छा फीलिंग था। तो दिस टू थिंग्स की पर्पस एंड देन हाउ पार्ट विच इज़ पॉइंट A टू पॉइंट B, तो दीज वर दी थिंग्स दैट आई वुड से कि अगर ये आप डू यू प्रैक्टिस इट देन यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट। वाई, वट एंड हाउ, ये वाई, वट और हाउ, ये जो 3 चीज़ें हैं ना गाइस, अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। करना क्यों है, करना क्या है और करना कैसे है, ये 3 चीज़ अगर आपने क्लियर कर ली सो अल्टीमेटली यू विल अचीव द सक्सेस। दिल्ली से जाना है चंडीगढ़, क्यों जाना है, रीज़न क्लियर करो, ओके उसके बाद कैसे जाओगे तो वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। सो वाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पर्पस क्लियर है तो फिर तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, एनीथिंग यू कैन अचीव। ओके, तो रोहन 28 मार्क रैंक आने के बाद भी होता है ना बच्चों का एस्पिरेशन कि PSU जाना है, PSU जाना है, बट स्टिल आपने मास्टर्स चूज किया ओवर द PSU, तो इसका क्या रीज़न था? सर इसका बहुत ही क्लियर रीज़न था और इतना सॉलिड रीज़न था कि आई डेंट फील एनी PSU फॉर्म ऑल्सो। तो वो इतना सॉलिड इसलिए था क्योंकि 4th ईयर में मैं बोलूँगा कि एक केमिकल इंजीनियरिंग इतनी ब्यूटीफुल फील्ड लगने लगी थी कि आई रियली दिस लव अफेयर स्टार्टेड एक्चुअली इन BTech, और फिर वो M.Tech में जाके फिनिश हुआ क्योंकि M.Tech में मुझे ये जानना था कि इस फील्ड में और क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दैट और ऑल्सो PSU में आई वुड हैव गॉट द फीलिंग, बट लेकिन कहीं ना कहीं M.Tech में यू स्टिल you get a good campus, IIT Bombay or any other IIT also, and you also get the platform to develop yourself. तो कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मैं 4th ईयर में आई वॉजंट दैट रेडी टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि मे बी इफ आई गेट इनटू अ गुड कॉलेज, गुड कैंपस एंड आई स्पेंड 2 years ओवर देयर, तो मे बी दैट स्किल सेट्स विल बी देयर इन मी, एंड फिर उसके बाद मैं PSU जाऊँ या मैं किसी भी कॉर्पोरेट में जाऊँ, आई डू गुड। तो वो एक पर्टिकुलर प्राइमरी रीज़न था, एंड सेकेंडली यही कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में आई वांटेड टू सी मच मोर एंड एक्सप्लोर द रिसर्च पार्ट ऑफ इट विच आई रियली लाइक्ड, एंड तो एंड बेसिकली उस टाइम पे जब ये रैंक आया था तो पीपल वर वेरी telling me that you should opt PSU and not go for M.Tech, because that was not the trend at that time. Not many people were high rankers were going towards M.Tech. But then I remember a quote given by Ratan Tata only, that you make a decision then try to make it right. So that really I took it by heart and I made that decision. नहीं ठीक है, I have to go to M.Tech, and I went there and I made the good use of those 2 years, and finally I'm at a good position right now. Yeah. Great. So guys, first take the decision and then try to make it right. So no decision is right or wrong. It's just your efforts that make it right or wrong. So whatever you choose in your life after the GATE exam, be it be masters or be it be PSU, be it be a private sector company or be it be something else, है ना, first have a good rank, और उसके बाद आप कुछ भी चूज करो, आप उसे राइट बना सकते हो अपनी मेहनत से, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात रोहन इसमें क्या है कि एटलीस्ट कोई ये नहीं बोलेगा कि इसे PSU नहीं मिला इसलिए ये मास्टर्स गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। PSU मिल रहा था, सब कुछ था, बट क्योंकि चॉइस थी, है ना, ये नहीं कि कंपल्शन था, चॉइस थी इसलिए मास्टर्स गए, है ना। तो जो भी व्यूअर्स है जो मास्टर्स करना चाहते हैं, जो ये बोलते हैं कि हमें PSU में नहीं जाना है सर, मास्टर्स में जाना है, तो 200-300 रैंक भी आएगा तो हमारा हो जाएगा। सो मैं उनको रोहन के एग्जाम्पल से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मास्टर्स में भी जाना है तो भी इतना हार्डवर्क करो, इतना हार्डवर्क करो कि डबल डिजिट रैंक, टॉप 30, टॉप 10 आप लेकर आओ। बिकॉज टॉप 10 लेकर जब मास्टर में से जाओगे ना, वो जो फीलिंग है ना, वो आपको 3 डिजिट रैंक लेकर मास्टर में जाने से नहीं मिलेगी। एक अपने ऊपर हमेशा पूरे लाइफ टाइम प्राउड करते रहोगे अब कि हाँ, मैं अपने डिसीजन से, अपनी चॉइस से मास्टर्स में गया हूं, ना कि कंपल्शन से। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सो IIT की जो आपकी 2 साल की जर्नी थी रोहन, उसके बारे में थोड़ा एक बार व्यूअर्स को बताओ। IIT की जर्नी सर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सप्लोर्ड इन BTech। तो ओनली बिकॉज कि वो कैंपस ही इतना वेल डेवलप्ड एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स गवर्न ऑल दी एक्टिविटीज़।
तो वो देख के काफ़ी, तो पहले तो शॉक लगा था, कल्चर शॉक ही था बेसिकली। एंड फिर देन पढ़ाई भी वॉज टोटली अप, मतलब वो नॉच बढ़ गया था। तो उस वजह से आई वॉज रियली इंजॉइंग। एंड 2 years में आई पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज वो पहले से ही वो था कि करना है कुछ एंड अपनी स्किल्स को होन करना है, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली आई हैड कम टू आईआईटी। तो फिर करना तो और ज़ोरों शोरों से है। तो वो जब वहाँ पहुँचे 2 years, तो वो उसमें वो टाइम का तो पहली बात पता ही नहीं चला। एंड सेकेंडली अपना रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी रिसर्च प्रोजेक्ट किसी भी डिफरेंट फील्ड में, तो दैट इज़ देयर आर प्लस मेनी स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज पार्ट ऑफ दिस टाटा सेंटर एट IIT बॉम्बे, जो कि टाटा फेलोशिप प्रोवाइड करते। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड आई डिड माई एमटेक प्रोजेक्ट अंडर दैट डिपार्टमेंट ओनली। सो वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट था एमटेक का, एंड इट गेव मी द एक्सपोजर दैट आई रियली वांटेड। तो मुझे जो एमटेक के बारे में मिथ्स पहले सुनाई दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं शैटर हो गए थे। और उसके बाद जो भी मेरे पास आता था, तो आई यूज्ड टू से कि एमटेक इज़ टोटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड इट चेंज माई लाइफ, एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट रोड। सो गैस 2 साल मास्टर्स के आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप वो 2 साल मास्टर्स को दो तो। अब लोग मास्टर्स में चले तो जाते हैं बट वो मास्टर वाला काम नहीं करते, बिकॉज नाम के आगे मास्टर्स आने वाला है 2 साल बाद आपकी। अब वो मास्टर आप अपने बिहेवियर में नहीं लेकर आओगे वो मास्टर वाली बात, तो फिर कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो 2 साल जो आप एमटेक में जाओगे ना, वो 2 साल आपको इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपने 2 साल पूरी तरह से इन्वेस्ट किए तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, और ऑब्वियसली जिस भी लाइन में आप जाना चाहोगे आराम से जा पाओगे। सो इफ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग द मास्टर्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, डोंट मिस द चांस एंड जस्ट गिव योर बेस्ट देयर। तो रोहन, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले हमारी परसेप्शन कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि आईआईटी में आने से पहले आपकी कुछ परसेप्शन थी और पास होते होते कुछ और परसेप्शन हो गई? डेफिनेटली सर, वो आईआईटी का जो स्टेटस था और जो ब्रांड है, वो आप पे रब तो होता ही है, एंड इट डेफिनेटली गॉट रब्ड ऑन मी एज वेल। एंड उसके बाद मैं जैसे जाता था फॉर माई प्रोजेक्ट, आई यूज टू गो टू डिफरेंट विलेजेस इन इंडिया। तो वहाँ पे वो दिखता था कि अच्छा IIT बॉम्बे, तो देन दैट यूज टू ऑल्सो आई यूज टू लाइक दैट। बट लेकिन कहीं ना कहीं आई बिलीव कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट शुड बी मेरिट बेस्ड। बट कहीं ना कहीं वो है, तो इट्स इफ इट्स कमिंग, तो आई कैन नॉट स्टॉप इट। बट दैट वॉज डेफिनेटली देयर कि वो परसेप्शन चेंज हुआ, एंड मेहनत करी थी, तो वो डेफिनेटली आई डिजर्व दैट ऑल्सो। तो वो आता है साथ में, इफ़ यू डू गुड वर्क। ग्रेट ग्रेट। सो रोहन, अभी आप टाटा स्टील में काम कर रहे हो एज ए रिसर्चर, है ना? तो व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एज ए रिसर्चर क्या काम होता है, टाटा स्टील में क्या प्रोफाइल आपकी, कैसा काम करते हो, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ। So at Tata Steel, sir, I am part of the R&D department, research and development department. I work as a researcher over there, and I belong to the iron making research group. So basically, there are different groups that deal with the steel making supply chain, in between which the central node is the iron making, because after which it goes for the steel making part. So chemical engineering is this iron making is full of chemical engineering only. There is this blast furnace in which you have the different burden materials getting in from the top, and from the bottom you get the hot metal, which is pure iron, liquid iron. And basically इस पूरा जो ये ब्लास्ट फर्नेस है, दिस इज द हीट एक्सचेंजर ओनली, एंड देर आर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग। तो एक बड़ा फैसिनेटिंग साइड भी है, बिकॉज दिस इज देर इज दिस प्लांट दैट इज देयर, एंड ऑल्सो रिसर्च वाला रोल है, एंड ऑल्सो केमिकल इंजीनियरिंग भर भर के है। तो वो सारे जो चीज़ें केमिकल इंजीनियर को पसंद होती है, वो सारी उधर भर भर के मिल रही है। तो विच इज़ वेरी लाइकवेल पार्ट ऑफ द जॉब, एंड ऑल्सो दी वर्क एथिक्स एंड दी प्रोफेशनलिज्म दैट द टाटा ब्रांड होल्ड्स, तो वो कहीं ना कहीं आप पे रब होता है। तो लकीली अभी तक जो जो लोगों से आप एसोसिएट हुए हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बीटेक, ऑल्सो एमटेक, IIT बॉम्बे एंड देन टाटा, तो वो सारा जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल रहा है थ्रू मेंटर्स, थ्रू पीयर्स, वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ टाटा स्टील राइट नाउ। वेरी गुड। सो रोहन, हम जानना चाहेंगे कि टाटा स्टील में ऑब्वियसली जॉब लगने का प्रोसीजर होता होगा कुछ, कि आपकी अगर जॉब लगी तो किसी वे के थ्रू लगी होगी, दैट मे बी कैंपस, ऑफ कैंपस और समथिंग एल्स। तो हाउ यू लैंड इनटू टाटा स्टील? So when I entered MTech IIT Bombay, I got to know that Tata Steel is a regular recruiter over there, and also there is this TCS R&D. So
when I became Tata Fellow, I got to know about the philosophies of Tata, that what it does for the society. तो वो कहीं ना कहीं resonate किया मेरे से कि I also have a something for the society to give back to the society. कि आपने अगर कुछ ले रखा है, ले लिया है लाइफ में, हासिल कर लिया, तो definitely you should give back some part of it. And वो कहीं ना कहीं resonate किया, and I thought कि maybe if the campus placement start, I'll sit for Tata Steel, and it was one of the dream companies. Luckily it came on day one, and I got through on day one Tata Steel. So उसके बाद तो then I didn't look back. फिर वो and आने के बाद तो फिर then all the check boxes were ticked, and I'm glad that it happened. ग्रेट. सो अगर आप मेहनत करो तो जो आप चाहते हो ऊपर वाला भी आपको कहीं ना कहीं दिलवा देता है, दिलवाने में पूरी हेल्प करता है. तो रोहन, ऐसे कुछ बिलीफ होते हैं लाइफ से जो कि हम मानते भी है, जिन्हें फॉलो भी करते हैं. तो ऐसे कुछ बिलीफ, कुछ थिंग्स, कुछ कोटेशंस जो आप मानते हो जिनको और आज तक फॉलो करते आए हो? डेफिनेटली सर, बिलीफ तो यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. पहली बात कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है. आपको कॉन्फिडेंस एक्सटर्नली आप ले सकते हो, बट इंटरनल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. एंड सेकेंडली, मैं बहुत मोहम्मद अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो मोहम्मद अली ने कहा था कि इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग योर सिटअप्स और पुशअप्स वंस यू गेट टायर्ड. तो इसलिए फिर आई फॉलो दैट गेट प्रिपरेशन के टाइम पे भी, एंड अभी भी वेन एवर आई फील कि आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. उसमें भी अगर थकान होती है तो थकान के बाद जो मेहनत है वो असली मेहनत है, एंड वो डिसाइड करता है कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, कि वो थकान के ऊपर वाली जो मेहनत है वो कितना डीप कोई लेके जा रहा है. तो दैट वाज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी. एंड फाइनली यही सेल्फ बिलीफ की बात है. एंड ऊपर से सर ये कि एक और चीज़ थी जो ड्राइव मी एट दैट पॉइंट, कि हम जनरली क्या करते हैं कि हम एक्सेलेंस के लिए जाते हैं मोस्टली, एंड एक्सेलेंस अगर नहीं मिल रहा होता तो हम शैटर हो जाते हैं, और हमें वो दिखता है कि नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए, तो हम बिल्कुल ही अपने आप को शैटर करके नीचे ले आते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें एक सेफ्टी नेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज दिस वेरी गुड और गुड का ऑप्शन भी. तो आप गुड और वेरी गुड को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो वो चीज़ इस प्रिपरेशन में मुझे रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं हमेशा एक्सेलेंस के चक्कर में अपने आप को मोस्टली शैटर करके आ गया था नीचे. तो वो वाला पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ कि मैंने अपने आप को सेफ्टी नेट, हर स्टेज पे एक सेफ्टी नेट बनाया कि अगर मैं गिरूंगा अभी तो आई शुड बी एट सम रैंक जिसमें मुझे कुछ डिसेंट मिल जाए. तो वैसा करते करते स्लोली आई गॉट टू अ गुड सेफ्टी नेट, और उसके बाद फिर जो वो कॉन्फिडेंस आता है तो दैट रिजल्टेड इन द प्रिपरेशन, और एग्जाम में भी वो एग्जीक्यूट हुआ, जिसकी वजह से आई गॉट अ गुड रैंक. सो गाइस, आई होप आपको रोहन की इस पूरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. किस तरह से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज देने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्टडी कैसे करनी है, बुक नोट्स कितने ज़रूरी है, एमटेक क्यों बेटर है पीएसयू से, और एमटेक में क्या कुछ आप जान सकते हो, क्या कुछ सीख सकते हो, रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती है, और बहुत कुछ है जो रोहन की इस पूरी जर्नी से हमें जानने को मिला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहन फॉर ऑल द थिंग्स. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि any word of wisdom for our students who are right now preparing for the GATE exam? Words of wisdom, I'll just say कि do well at whatever you are doing. तो अगर गेट प्रिपरेशन करनी है फॉर पीएसयू और फॉर एमटेक, जस्ट गो फुल टुवर्ड्स इट. एंड फिर ये नहीं देखना है कि कितना कम कितना ज़्यादा, अपना वाई सॉलिड रखो एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड रिजल्ट्स फिर अपने आप आ ही जाते हैं. इफ़ यू आर इनोसेंट, इफ़ यू आर डूइंग इट वेल, ऑनेस्ट हो अपने वर्क से रिलेटेड, देन रिजल्ट्स विल डेफिनेटली कम. वो अभी नहीं तो आ ही जाएंगे, मतलब मोस्टली. तो दैट इज़ व्हाट आई विल से. सो जस्ट गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट and crack it. So thank you guys, thank you Rohan for your time, and we'll see you soon.